तो ये हुआ क्या है? आप वजीराबाद का इलेक्शन जीते, आप ही की डिवीजन में था। आप डस्का का इलेक्शन जीते, आप ही की डिवीजन में था। ये तीसरा इलेक्शन आपकी डिवीजन का था, ये हारे क्यों है आपसे? जी, इसके ऊपर अभी पार्टी में एनालिसिस हो रहा है, तज्जिया हो रहा है कि किस किस्म की प्री पोल और पोल रिगिंग और आफ्टर रिगिंग उस पे जैसे शवाहिद इकट्ठे होंगे वो आपके सामने ले आएंगे। लेकिन ये बाई इलेक्शंस का इशू उठाता है, बाज़ जगहों पे रिजेंटमेंट होती है और ऑपोजिशन के साथ रिजेंटमेंट क्या होगी हुकूमत की। अब इस हुकूमत को 3 साल हो गए हैं, तो सारे इशूज तो हुकूमत के हवाले से हैं, लेकिन ये जरूर हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि अगर हुकूमत ने अपनी धांधली के इंतजामात को इतना रिफाइन किया है तो हमें फिर 2023 में किस तरह इसका मुकाबला करना है। कश्मीर में भी एक इसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा, तो हमारे सामने अब एक चैलेंज आ गया कि ये 2023 में जो मैंडेट की चोरी है उसे कैसे रोकना है और उसके अलावा जो अवाम तक आउटरीच है उसको कैसे यकीनी बनाना। तो ये मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं हमारे सामने, इस पर हम इस वक्त गौर कर रहे हैं और इंशाल्लाह अभी कुछ वक्त है तो हम इसको जरूर ओवरकम करेंगे। अच्छा खुर्रम साहब, एक है सिस्टमैटिक रिगिंग, यानी आप निज़ाम को इस तरह फ्रैक्चर कर दें या स्ट्रक्चर कर दें या मॉडिफाई कर दें कि वो निज़ाम आपको आपकी मर्जी का नतीजा डिलीवर करके दे दे। एक वो रिगिंग होती है जो हर कैंडिडेट कोशिश करेगा अपनी जगह पे, अपनी ताकत, अपने मसल्स इस्तेमाल करेगा, कहीं पोलिंग रुकवाने की कोशिश करेगा, कहीं प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ मिली भगत। तो यहाँ पे कुछ सिस्टमैटिक रिगिंग आपको लगी है या इनफरादी तौर पे लोगों ने कोशिश की होगी रिगिंग की? नहीं, देखिए इसमें इश्यूज हैं मुख्तलिफ बरादरियों को इकट्ठा करने का। इस वक्त चूंकि हम अपोजिशन में हैं, मुख्तलिफ जो धड़े हैं, क्योंकि बिल्कुल खालिस्तन देही इलाके का हल्का था, तो उसमें जहां जिन धड़ों को इकट्ठा करना था उसमें गालिबन हमारे उम्मीदवार उस तरह कामयाबी हासिल नहीं कर सके और उन्हें चैलेंज हुआ। हालांकि ये एक ऐसा खानदान है जो यहाँ आज का नहीं, दिहाइयों से अल्लाह ताला के करम से कामयाब हो रहे हैं। बिल्कुल। तो उनका वहां से शिकस्त खाना जो है वो एक मुकामी तौर पर भी सबके लिए अचंभे की बात है। लेकिन जब तक पूरी तरह शवाहिद वो भी रिपोर्ट नहीं कर देते, इसके ऊपर हतमी बात कहना मुश्किल है। सिर्फ मैं यही कहूंगा कि ये कश्मीर और सियालकोट का जो बाई इलेक्शन है, ये मुस्लिम लीग नून के लिए एक वेकअप कॉल है कि ये किस तरह हमने अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, अपनी इलेक्शन स्ट्रेटजी, इलेक्शन वाले दिन की स्ट्रेटजी, मसलन आजाद कश्मीर में वोट को फ्रैक्चर किया गया, आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, वो फ्रैक्चर उन्होंने इस तरह किया कि हर जो हल्का था वहां बेशुमार उम्मीदवार खड़े हुए, वहां मजहबी जमातों को भी इस्तेमाल किया गया, जो टैक्टिक हमारे खिलाफ 2018 में इस्तेमाल हुआ। मजहबी जमातों को खड़ा किया गया, बहुत सारी बरादरियों के इंडिविजुअल उम्मीदवार जो हैं वो पैसे देकर खड़े किए गए। इसके बाद राजा फारूक हैदर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की थी। और दूसरा ये कि जब हम ये देखेंगे कि जब आजाद कश्मीर का जो इलेक्शन कमीशन है वो एक वजीर को बाकायदा तौर पे, कानूनी तौर पे रोकता है उस टेरिटरी में आने से, और जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान उस पाबंदी को बड़ी हकारत से ठुकरा देते हैं और अपने जहाज में उस वजीर को लेकर आते हैं और अपने साथ बिठाकर तकरीर करवाते हैं, तो वो एक सिग्नल तो है ना जी आजाद कश्मीर के अवाम को भी और आजाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन के इदारे को भी कि भाई मेरे सामने तुम्हारी कोई हैसियत और औकात नहीं है, मैं वही करूंगा जो मेरा जी चाहेगा। तो जब वज़ीर आज़म ये सिग्नल देता है कि इलेक्शन कमीशन जो है आजाद कश्मीर का वो बेमानी है और आई विल डू जो मैं चाहता हूँ और मैं तकरीर भी करवाऊंगा, और वो तकरीर भी इंतहाई काबिल एतराज थी खवातीन के हवाले से। तो जब इस तरह की बातें होंगी तो फिर सवालात खड़े होंगे, सवालात हमारे सामने भी है, हमारी इंटरनल जो डिस्कशन है वो भी इस पर जारी। राइट। अच्छा खुर्रम साहब, कहीं प्राइम मिनिस्टर जो है वो माइटी देन माइटियर होने का सिग्नल देता है, आप यही कहना चाह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर समझते हैं कि वो इलेक्शन कमीशन से ताकतवर है, इलेक्शन कमीशन की कोई औकात नहीं है? कहीं धुंध पड़ जाती है NS-75 में, कहीं आप कह रहे हैं बरादरियों को जो है वो इकट्ठा कर लिया जाता है, कहीं आज़ाद कश्मीर में खुद मरियम बीबी ने कहा कि जी लोगों को ज़बरदस्ती इलेक्टेबल्स हमारे तोड़ के उधर शामिल किए गए, कहीं मजहबी जमातें। अब ये देयर आर मल्टीपल रीजंस, तो हम ये 5 साल तक ये रीजंस ही गिनते रहेंगे हार जीत के ऊपर। तो जब 2 साल के ऊपर इलेक्शन खड़ा हुआ है 2023 का,
तो आप बैठते क्यों नहीं हुकूमत के साथ? हुकूमत की गर्दन पर नाखून रखें, उसको कहें कि भाई इलेक्शन रिफॉर्म्स लाए। जी, ये भी इस हुकूमत की कारकर्दगी का एक जो 3 साल हो गए हैं कि इन्होंने जितनी भी लेजिस्लेशन की है वो बुलडोज की है कौमी असेंबली में। सेनेट में उन्हें मुश्किल हुई है और इसलिए सेनेट में इस वक्त वो जो इंतखाबी इस्लाहात का बिल है वो रुका हुआ है। उसके अंदर 5 और 6 तो बिल्कुल ही गैर आईनी शिकें हैं, वो खत्म करनी होंगी जो आइन से मुतसादम है। जैसे आइन वाज़े तौर पर यह कहता है कि हल्का बंदियां जो हैं वो आबादी की बुनियाद पर होंगी और हुकूमत का कानून ये कहता है कि जी वो वोटरों की बुनियाद पर होंगी। तो ये इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आजाद कश्मीर नहीं, ECP की जो खुद मुख्तारी है उसको उन्होंने कमजोर किया है। तो वो तो हम करेंगे, लेकिन इसमें जो 3-4 जो टेक्निकल मामलात हैं उस पर हम अब ये चूंकि ईद की छुट्टियां गुजर गई हैं और दोबारा से दोनों ऐवानों के सेशन शुरू हो रहे हैं, तो इसके ऊपर बड़ी सीरियस डिस्कशन होगी। दूसरा ये मैं आपको बताऊं कि देखिए ये हुकूमत जो है सियालकोट एक समझे कि अनयूजुअल अकरेंस थी, क्योंकि इससे पहले हुकूमत जो है वो सारे बाय इलेक्शन हार रही थी। बलोचिस्तान में भी, सिंध में भी, पंजाब में भी, खैबर पख्तूनख्वा में एक वो कुरम की सीट जीते कौमी असेंबली की, लेकिन नौशहरा में जो उनका वो अपना हार्टलैंड समझते हैं वो अपनी एक प्रोविंशियल की सीट वो हारे PK 69। तो ये जो बाय इलेक्शन के डायनामिक्स हैं ये अपनी जगह पर है, लेकिन जिस तरह मैंने कहा ऑपोजिशन के सामने और मुस्लिम लीग नून के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये। अच्छा, आपने कहा कि सर वेकअप कॉल को सामने रखकर हम आगे चलते। आपने फरमाया कि बड़ा आपने अप्रोप्रिएट वर्ड यूज किया कि जी वेकअप कॉल है PMLN के लिए। तो एक वेकअप कॉल जो है वो शहबाज शरीफ साहब के बारे में भी तो चल रही है गुज़श्ता 3 दिन से, कि शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं कि भाई ये हमारी पार्टी के लिए वेकअप कॉल है। हम जिस तरह इदारों के खिलाफ बयानियां, वो जो एक कॉन्फ्रेंस कॉल हुई नवाज शरीफ साहब के साथ जिसमें मरियम बीवी भी थी एलिजली, अब आई डोंट नो चूंकि कॉन्फ्रेंस कॉल थी हम तो उसमें थे नहीं, लेकिन जो चीज़ें बाहर निकली हैं तो शहबाज शरीफ तो उन्होंने तो कॉल ही जो है डिस्कनेक्ट कर दी कि भाई अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो फिर मेरे प्रेसिडेंट होने का फ़ायदा क्या है। ये इसमें कहाँ तक सदाकत है सर? जी ये बिल्कुल गलत है। मैं उस तमाम वो कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं थी, वो एक जूम मीटिंग थी। अच्छा। और मैं उसके पहले मिनट से लेकर आखिरी मिनट तक उसमें शरीक था। ऐसी कोई गुफ्तगू, ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। शहबाज शरीफ साहब आई थिंक ज्यादा अहम बात यह है कि मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून बिल्कुल इकट्ठी है, उनके बारे में कोई डाउट नहीं है कहीं भी, और वही पॉलिसी का फैसला करते हैं जिसको हम फॉलो करते हैं। वहां बड़ी तवील डिस्कशन हुई। आजाद के अभी सियालकोट का इलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन कश्मीर का इलेक्शन हो चुका था। मेंबरान है उनके दरमियान इख्तिलाफ राय होता है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन नवाज शरीफ की हद तक तो पार्टी में किसी भी तरह 1% भी कोई दूसरी राय नहीं। नवाज शरीफ साहब बिल्कुल, आप वो शहबाज शरीफ साहब भी उनको अपना कायद मानते हैं और मरीम बीबी तो जारी बात उनके वालिद हैं, उनके कायद भी हैं, लेकिन हम बयानिए नैरेटिव के ऊपर तो इख्तलाफ की बात करें, वो तो है ना? जी नहीं, देखिए नैरेटिव बड़ा सादा है और इसको फिर दोहराने की जरूरत है। नैरेटिव बड़ा है कि आईन में एक वादा किया गया है पहले सफे के ऊपर कि पाकिस्तान में इक़्तिदार आला अल्लाह ताला के बाद मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में हो। ये नैरेटिव है जो आईन में लिखा हुआ है, कोई भी पढ़ सकता है, इसमें कोई अचंभे की बात नहीं, छुपा हुआ नहीं है नैरेटिव। अब उस तक हासिल करने के लिए हमने कैसे जाना है? एक इशू ये है कि हम जो हैं जिस तरह की जो गुफ्तगू है मरियम बीबी करती हैं, और बड़ी अहम गुफ्तगू है, वोट को इज्जत देने की गुफ्तगू है कि अगर वोट को इज्जत नहीं मिलेगी तो पाकिस्तान के अवाम जो है वो मायूस होंगे अपनी हुकूमतों से, उनका ताल्लुक कट जाएगा अपनी रियासत से। तो वो बड़ा डेंजरस है। अगर बार बार इस तरह होगा, उसको ठीक करना है और उसके ऊपर जरूर आपस में हमारी डिस्कशन होती भी है, होगी भी। लेकिन मैं इस पर हैरान हूं क्योंकि मैं उस मीटिंग में मौजूद था कि ये इतना बड़ा मामला कहां से उठा है कि इसके ऊपर बाकायदा शोज हो रहे हैं और क्या हो रहे हैं, क्योंकि जो इदारों पर हमलावर होने की बात है। देखिए अभी अभी इमरान खान साहब इलेक्शन कमीशन आजाद कश्मीर पर हमलावर हुए हैं, इससे पहले उनके वुज़रा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पर हमलावर हो चुके हैं। ये देखें जो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला था उसे किस तरह मिस हैंडल किया। उसके बाद नेशनल फाइनेंस कमीशन के ऊपर हमलावर हो चुके हैं, आजाद अदलिया के ऊपर हमलावर हुए काजी फाजिसा केस में, 2 दफा रेफरेंस फाइल किए। फिर उसके बाद वजारत खारजा के ऊपर हमलावर हो गए कि हमारे तो सारे डिप्लोमेट्स जो हैं वो बेकार हैं और कोई काम नहीं करते।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।